नमस्कार यूसन, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर जितनी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों में से कुछ बीमारियां घातक होती। घातक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बीमारी हमारे शरीर में कब प्रवेश कर जाती पता ही नहीं चलता, और कभी कभी तो लेट स्टेज में पता चलता है, जिस वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। इनमें से एक डिजीज़ है कैंसर। कैंसर हमारे सिर से पैर तक कहीं भी हो सकता है। चाहे देखिए आप, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, या फिर किडनी में कैंसर, पैंक्रियास में कैंसर, ब्रेस्ट में कैंसर, या स्किन में कैंसर, यहाँ तक कि हेयर में भी कैंसर हो सकता है। अब इन सारे कैंसर्स की अगर हम बात करें तो कैंसर के जितने टाइप्स है तो उनमें 3 कैंसर या 4 कैंसर सबसे टॉप 4 में माने जाते हैं। उनमें है ब्रेस्ट कैंसर, देन लंग कैंसर, फिर कोलोरेक्टल कैंसर यानी मतलब गुदा मार्ग में होने वाले कैंसर, और फिर पैंक्रियाटिक कैंसर। अब इनके आंकड़े अगर देखें, ये आंकड़े जो मैं बात करूँगा आपसे वो है WHO की रिपोर्ट है 2022 की, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर हर साल 22.6 लाख महिलाएं ग्रसित होती। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह भी कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस होते हैं। देन लंग कैंसर की बात करें तो 22.1 लाख कैंसर हर साल ग्रसित होते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर 19,30,000 कैंसर पेशेंट्स होते हैं, और पैंक्रियाटिक कैंसर करीब 11 लाख के आसपास ग्रसित होते हैं हर साल। तो काफ़ी चौंकाने वाली बात है। जब ब्रेस्ट कैंसर टॉप पोजीशन पर इसीलिए है क्योंकि इंडिया में खासकर महिलाएं इस कैंसर के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। डॉक्टर तो छोड़िए, वो तो अपने परिजनों से भी डिस्कस करना नहीं चाहते, और इस वजह से एक लेट स्टेज पे पता चलता है। तो कैंसर क्या है, कैंसर का इलाज क्या है, कैंसर के लिए न्यू टेक्निक्स क्या आजकल अवेलेबल है मेडिकल साइंसेस में, क्या एडवांसेस हुए, इनके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके लिए आज हमने HCG यानी कि हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड नागपुर की कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शानू जैन आज हमारे साथ है, और इनसे हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शानू जैन 11 साल का एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड में। अलावा इसके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इन्होंने फेलोशिप हासिल की है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर के लिए, और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इन्हें नवाजा गया। एक फेलोशिप था उनका वहाँ पर, और कई सारे फील्ड्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी इनके कई सारे पेपर प्रेजेंटेशन हुए। खासकर एस्को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में इनका पेपर सराहा गया है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके काइंड वर्ड्स के लिए। जी, सबसे पहले बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? तो ब्रेस्ट कैंसर अगर किन्हीं भी कारणों से, अगर ब्रेस्ट की कोशिकाओं में अगर जो उसके सेल्स होते हैं उसमें अनियंत्रित बढ़ोतरी और विभाजन होने लगे तो वहाँ पर एक छोटी गांठ डेवलप होने लगती है। यह गांठ अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ती जाए तो इसे हम ब्रेस्ट कैंसर का फॉर्म लेते हुए देखते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली और कुछ नहीं है, जो कोशिकाएं हैं उसका अनियंत्रित विभाजन और बढ़ोतरी होती है। मतलब सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होना, जिस वजह से ये परेशानी हो सकती है। हाँ जी। क्या कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? आनुवंशिक है? हाँ जी। हाँ, तो एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे आधे से ज़्यादा महिलाओं में कोई एक स्पेसिफिक कारण की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ये हम बता नहीं सकते, कारण का पता नहीं रहता है। लेकिन कुछ निम्न कारण है जो मैं भी आपको बताऊंगी जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। तो ये कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एक महिला होना एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि फीमेल्स में तो होता ही है लेकिन मेल्स में भी होता है, बट 80 से 90% जो भी ब्रेस्ट कैंसर हम देखते हैं वो फीमेल्स में यानी महिलाओं में देखते हैं, और 10% मेल्स में भी देखे जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये कैंसर का इंसिडेंस और बढ़ता है। जैसे 55-60 के आसपास लेडीज आती हैं तो धीरे धीरे कैंसर का इंसिडेंस भी उस एज ग्रुप में बढ़ता जाता है। कोई स्पेसिफिक कारण है कि एज होने के बाद? हाँ जी, तो स्पेसिफिक कारण ये होता है कि आंतरिक ईस्ट्रोजन जो हम बोलते हैं, एंडोजेनस ईस्ट्रोजन, उसका स्टिमुलेशन एक लेवल पे अगर ज़्यादा रहता है तो भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। वो आपका कब हो सकता है? या तो अगर किसी बच्ची का 12 साल से पहले अगर मासिक धर्म चालू हो जाए, और लेडीज़ में अगर 55 साल के बाद अगर उनका मेनोपॉज आए, तो इसमें वो ईस्ट्रोजन का जो एक एक्सपोजर होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कई लेडीज़ 35 उम्र के बाद पहली बार माँ बनती हैं, तो उसमें भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। हाँ, और ओबेसिटी और ये सारे फैक्टर्स भी है। मोटापे में ईस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो
वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन कारण मैं कहूँगी, एक तो जो आपकी बढ़ती आयु और ये एंडोजेनस ईस्ट्रोजन और लाइफस्टाइल। जी। एक जो अनुवांशिक आपने कहा, अनुवांशिक में 5 से 10% जो कैंसर्स होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं, और उसमें कुछ स्पेसिफिक जीन म्यूटेशंस पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जीन जो होता है BRCA1 और BRCA2 जीन, BRCA1 और BRCA2 जीन, ये कॉमनेस्ट म्यूटेशंस हैं जो आपके DNA में पाए जाते हैं। अगर ये म्यूटेशन किसी फीमेल में या महिला में पाया जाता है तो उन्हें कैंसर होने का रिस्क 30 से 70 से 80% तक बढ़ जाता है अलग अलग। और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, ओवेरियन कैंसर होने का भी रिस्क ऐसी महिलाओं में काफ़ी बढ़ जाता है। जी, मतलब आपका जो कहना है शॉर्ट में ये कह सकते हो कि अर्ली प्यूबर्टी या लेट मेनोपॉज ये मुख्य कारण होते हैं। अदरवाइज इट कैन स्ट्राइक हेरिडिटी कैरेक्टर्स। हाँ, तो अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो एक तो एज हो गया, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, ओबेसिटी और नलीपैरिटी। अगर कोई महिला किसी कारणवश अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है और अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है तो भी ये एक कारण होता है, और वज़न नियंत्रित ना हो तो भी ये होता है। अल्कोहल से भी एक बहुत बड़ा रिस्क बढ़ जाता है। आजकल काफ़ी महिलाएं अल्कोहल का सेवन करती हैं, तो उससे भी ये रिस्क, हाँ, तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इन शॉर्ट लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण हाँ जी, हो सकता है। हाँ जी, जी जी जी। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो किस किस्म के टेक्निक्स को आप सजेस्ट करोगे महिलाओं को? हाँ, तो प्रिवेंशन में हमें सबसे पहले ये समझना है, जैसे हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, कुछ फैक्टर्स है जो मॉडिफाइबल है और कुछ फैक्टर्स है जो मॉडिफाइबल नहीं है। अगर मैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल हमारी जो लाइफ है काफ़ी सेडेंट्री लाइफ हो गई है, आसीन जो जीवन शैली होती है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो अपनी लाइफ में आपको वेट पे कंट्रोल करना है, फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, और जो एक हेल्दी डाइट होती है उसका सेवन अगर आप ज़्यादा करते हैं, फ्रूट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स, बेरीज है, हरी सब्जेदार पत्तियां है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो एक बेटर लिविंग के लिए हेल्प करती है। आप अगर वो सब जीवन शैली में अपने लाएंगे तो इन सब चीज़ों का चांस कम हो जाता है, इंसिडेंस। बट एक बात ये भी बताऊंगी कि जिनमें अनुवांशिक प्रवृत्ति है वहाँ पर आप इंसिडेंस को तो कम नहीं कर सकते, ब्रेस्ट कैंसर के चांस को तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे टेमोक्सिफेन हो गई जो बॉडी में ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करती है। ऐसी कुछ दवाइयाँ, ओरल दवाइयाँ हम दे सकते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। और कई बार आजकल जो एक एंजेलिना जोली जो हमारी हैं, उन्होंने जो कुछ सर्जरीज कराई थी उससे ये चीज़ काफ़ी प्रचलित हो गई थी, जिनमें ये म्यूटेशन काफ़ी है। तो आप सर्जरीज इन द फॉर्म ऑफ रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट एंड रिमूवल ऑफ ओवरीज, तो इससे भी आपका जो चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का कम हो जाता है, क्योंकि ये एक हार्मोन सेंसिटिव डिसीज़ है। तो अगर हार्मोन बनाने वाली जो ऑर्गन है जैसे कि ओवरीज, आपने उसको निकाल दिया और जहाँ पर कैंसर होने का खतरा है जैसे कि ब्रेस्ट, अगर उसको ही निकाल दिया तो चांसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। न रहेगा बास न बजेगी बास। हाँ, पर ये काफ़ी परामर्श के बाद और बहुत कुछ काउंसलिंग के बाद ही किया जाता है, ये हर किसी को एडवाइज नहीं किया जाता है। मतलब एक थरो इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी। हाँ जी, हाँ जी। एक बात बताइए, जैसे वर्ल्ड में अगर हम सिनेरियो देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर की और एज कम्पेयर टू दैट इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस देखते हैं, तो क्या फ़र्क हो पाते, क्या डिफ्रेंसिएशन करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको वर्ल्ड इंसिडेंस जो आपने बताया है, 2.5 मिलियन महिलाएं हैं जो कैंसर से ग्रसित हो रही है, ब्रेस्ट कैंसर से। और इंडिया में भी ये इंसिडेंस जो है तकरीबन 2 लाख महिलाएं हर साल इस बीमारी से ग्रसित हो रही है, और तकरीबन 80 से 90 हज़ार महिलाएं हैं जो इसकी चपेट में आ रही हैं। तो क्वाइट अ बिग नंबर, इट इज़ अ वेरी बिग नंबर एंड इट इज़ अलार्मिंग एज वेल। ये काफ़ी अलार्मिंग है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इंडिया में
ये चीज़ वर्ल्ड से कैसे डिफरेंट है। इंडिया में मैक्सिमम जो बीमारियां होती है वो एडवांस स्टेज में पता पड़ती है। इसका मेन कारण एडवांस स्टेज यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर के 4 स्टेजेस हैं उसमें तीसरे और चौथे स्टेज के जो डायग्नोसिस है वो इंडिया में ज़्यादा होते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि काफ़ी फीमेल्स जो हैं, जो काफ़ी महिलाएं हैं, संकोच करती हैं। कुछ उन्हें फील हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए या किसी को बताने के लिए भी बहुत संकोच करती है। जैसे कहा कि परिवार को भी बताना है। हाँ, परिवार को भी बताने में संकोच है। और आपको ये बताऊं कि कई महिलाओं में वो जागरूकता ही नहीं है कि अगर कुछ गांठ हो तो हमें जाना भी चाहिए। हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो जिनसे पूछो कि ये गांठ कब से है तो बोलते हैं 1 साल से है, 2 साल से थी, अभी तकलीफ बढ़ गई इसलिए आए हैं। तो ये चीज़ भी जागरूकता लोगों में बढ़ानी बहुत आवश्यक है कि जो कैंसर की गांठ है शुरुआती स्टेजेस में पेनलेस होती है, उसमें दर्द नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ी तकलीफ है। एक साइलेंट हाँ, एक छोटी सी गांठ आ जाएगी। पर यूजुअली क्या होता है, महिलाएं ऐसी है कि दूसरों के बारे में तो सोचती हैं, खुद के बारे में थोड़ा कम सोचती हैं। तो गांठ जब तक उनको परेशानी नहीं कर रही है वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देती है और तब तक तो वो फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इंटरवीन करना है और यहीं पर हमें लोगों को ये बीच में अवेयरनेस लाके उनको ये बताना है कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में अगर आप डॉक्टर को परामर्श करें, अगर आपको कोई गांठ लगे तो आज की डेट में उसका निदान पूर्णतः संभव है, ना कि आप एडवांस स्टेज में बढ़ने तक करें। जब वो कहीं और फैल जाए तो ट्रीटमेंट में फिर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जी जी मैडम, आपने बहुत बढ़िया वाक्य बोला, स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या फॉर दैट मैटर एनी कैंसर। तो हम ये स्टेज डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, और कहाँ से अपने हाथ में फिर छूट जाता है? हाँ, तो ब्रेस्ट कैंसर के वैसे मुख्यतः 4 होते हैं, वैसे तो 5 स्टेजेस भी है। स्टेज 0 भी होता है जो कोशिकाओं के अंदर ही जो चेंजेस आते हैं, जब कार्सिनोमा इन सीटू हम बोलते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो उसके अंदर में ही होता है वो चेंज, तब भी पकड़ आती है बीमारी, तो वो होता है इन सीटू कैंसर। स्टेज 1 मतलब होता है 2 सेंटीमीटर से छोटी गांठ। 2 सेंटीमीटर? हाँ हाँ। स्टेज 2 में ऐसा होता है 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठ, या बगल में भी 1-2 गांठ अगर आई हो तो आर्मपिट्स में। हाँ जी। और स्टेज 4 मतलब कि जब वो स्टेज 4 के भी कुछ क्राइटेरियाज है, या तो पूरे ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर जैसा पूरा ब्रेस्ट हो गया, स्किन फटके आ रही है पूरी लाल होके, या शरीर में कहीं और किसी दूसरे ऑर्गन में अगर वो फैल गया हो, स्प्रेड हो गया हो, तो हम उसको स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। तो वो चाहे हड्डी हो, वो लंग्स हो या लिवर हो या ब्रेन हो, वो कहीं पे भी जा सकता है। और ऐसे इसमें हमें स्टेज 4 इज़ नॉट अ वेरी गुड डायग्नोसिस। बट आजकल जो तकनीकें हो गई है, अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर 1 या 2 जगह भी अगर कैंसर कहीं स्प्रेड हुआ हो ब्रेस्ट के अलावा, मैं रीजनल गांठों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ डिस्टेंट ऑर्गन्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर 1 या 2 या 3 मैक्सिमम अगर लीजन्स कहीं बाहर गए हैं तो आज की डेट में उसका भी कैंसर क्यूरेटिव यानी कि निदान करने के लायक हो वैसा हम ट्रीट करते हैं। तो आजकल की ट्रीटमेंट टेक्निक्स भी काफ़ी बदल गई हैं। मतलब विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स या मॉडर्न ड्रग्स वगैरह, तो यू गेट अ स्कोप देयर टू पुल हिम बैक। तो मेटास्टैटिक है यानी कि ब्रेस्ट से किसी दूसरे ऑर्गन में गया है, तो ये कम्प्लीटली एक बैड न्यूज़ नहीं है। अगर वो लिमिटेड है, 3 या 5 से कम लीजन्स हैं, तो भी वो आज की डेट में अग्रेसिव है, ट्रीटमेंट के वजह से क्यूरेबल माना जाए। एक और पॉइंट पे आते हैं हम लोग, और वो है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन का दौर चला है, इसका क्या परिणाम होता है महिलाओं पर, खासकर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को लेकर? हाँ, जो ब्रेस्ट कैंसर में मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स है, सबसे पहले अगर हम देखें वेस्टर्न कल्चर से लोगों की जीवन शैली काफ़ी बदली है, उनकी डाइट बदली है। तो आजकल लोग
कैन फूड्स, प्रिजर्व फूड्स, ये सब जो हाई शुगर कंटेनिंग आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसा खाना ज़्यादा खा रहे हैं। तो ऐसे में आपके बॉडी का जो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और आपका खाने में जंक फूड ज़्यादा है, फास्ट फूड ज़्यादा है, तो ऐसे में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें हो रही है। और जो खाने में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और ये सारे पदार्थ होते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ कैरेक्टर होता है, तो शरीर में सूजन पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं। तो इससे भी क्रॉनिक डिसीजेस हो रहे हैं। इसमें आंतों के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर का भी चांस बढ़ जाता है। मॉडर्नाइजेशन का दूसरा ये है कि आजकल काफ़ी महिलाएं जो हैं वो जॉब कर रही हैं या उनकी भी एक वर्किंग वुमेन है, तो उनको भी दिन भर बैठकर कंप्यूटर के स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, तो बैठे रहना है, तो फिजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होती है। हाँ, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ओबेसिटी इतनी कॉमन हो गई है कि उसके वजह से, और अल्कोहल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें पहले एक टैबू थी इंडिया में, बट आजकल वो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन या सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आजकल फीमेल्स में भी काफ़ी कॉमन है। तो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी आपका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कैंसर के रिस्क को बहुत बढ़ा देते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों को कम करना है, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना है, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में। और जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बेटर होगी, आपके डाइट में फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इनकी मात्रा बढ़ेगी, तो आपका ऑब्वियसली ये कैंसर का रिस्क कम होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट किया था यहाँ पर कि पुरुषों में कम से कम 10% पुरुष ऐसे हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है। मेरा सवाल ये है कि ये तो पुरुषों में एक वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर है, तो फिर हाउ डज इट इफेक्ट? देखिए, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से कि ये आप जो बोल रहे हैं कि पुरुषों में कैसे हो रहा है, तो पुरुषों में भी जो कारण है वो बताते नहीं आता, लेकिन मेन कारण ये है जिनका जिस कारण, किसी कारण से अगर हार्मोन, जो पुरुषों में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो जब कम होता है तब उस चीज़ का रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो यूजुअली मेल्स में काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट, बट कई दवाइयों की वजह से या कुछ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसकी दवाई की वजह से या किसी भी एक्सटर्नल एजेंट से जब आपका ये फंक्शन कम होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कई सालों के लिए, तो उसके बाद पाया गया है कि मेल्स में भी ये कॉमन हो जाता है। जी हाँ जी। एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं और वो है, जैसे आप समझ लीजिए पहले रेडिएशन टेक्निक्स के पहले कीमोथेरेपी वगैरह टाइप के ट्रीटमेंट्स हुआ करते थे, बाद में धीरे धीरे मेडिकल साइंसेस ने एडवांस किया, साथ साथ में नए नए ड्रग्स आए, नए रेडिएशन थेरेपी। आप खुद एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, तो ये चेंजेस आते गए, एक प्रकार से कहिए एवोल्यूशन फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हाट इट वाज एंड नाउ व्हाट इट इज। तो ये चेंजेस में आप क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में क्या फ़र्क पाते हैं? हाँ, आज से शायद 20 साल पहले अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता था तो एक ट्रीटमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाए और उसके बाद में कीमोथेरेपी दे दी जाए। बट आज तो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। आज स्क्रीनिंग की बदौलत हम कई बार ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेजेस में भी डायग्नोज करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स में हम ये चाहते हैं कि उनको हम ब्रेस्ट कंजर्व कर पाएँ, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट पूरा निकाल देते हैं तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है उस महिला पर कि उसका बॉडी इमेज एक हैम्पर हो गया है, कॉस्मेटिक इश्यूज। हाँ, लोग क्या बोलेंगे, मेरा पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया है। तो ऐसी कई स्टडीज़ है जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि यदि आप ब्रेस्ट निकालें, अर्ली स्टेजेस में मैं बात कर रही हूँ, अर्ली स्टेजेस में आप पूरा ब्रेस्ट निकालें या आप ब्रेस्ट कंजर्व करके ट्यूमर टिश्यू निकालें, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर हैं। तो जब रिजल्ट सिमिलर है तो फिर हमें
पेशेंट को उसका अगर एनाटमी हमें ऑर्गन प्रिजर्व करते आता है तो हमें डेफिनेटली वो ऑफर करना चाहिए। ये हुई सर्जरी की बात। सर्जरी में भी बगल की गांठों की भी जांच करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए मैं ये एडवाइस करूँगी लोगों को कि अगर आप सर्जरी करा रहे हैं तो किसी ट्रेंड डॉक्टर से ही कराएं जो प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको समझा पाए कि कैसे होता है सर्जरी का कोर्स क्या होता है। दूसरी बात ये है, कीमोथेरेपी आजकल जो बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, जो ब्रेस्ट कैंसर का जो एक नेचर होता है, मॉलिक्यूलर नेचर होता है, सबसे पहले हम वो समझना चाहते हैं। किसी पेशेंट में अगर बीमारी थोड़ा बड़ा है और हम चाहते हैं कंजर्व करना, तो उसे हम पहले कीमो दे के छोटा करते हैं और फिर हम सर्जरी करते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा डिसीज़ है जो कई बार 1 सेंटीमीटर की गार्ड भी एक स्पेक्ट्रम है। 1 सेंटीमीटर की गार्ड भी हो तो हो सकता है शरीर में कहीं वो फैली हुई हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा ट्यूमर हो मगर वो उसी जगह पर रहे। तो इसीलिए हम ये पहले से कैन इट बी सेड बेनाइन है, वो बड़ा गांठ है और वहीं अपनी जगह पे रुका है? नहीं, बेनाइन नहीं होता है। वो ट्यूमर की बायोलॉजी एक डिफरेंट है। वो अच्छी बायोलॉजी का ट्यूमर है रिलेटिवली, जो फैला नहीं है जल्दी। अच्छा। तो ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्यूमर बायोलॉजी है, पहले हम उसके बारे में पता लगाते हैं बायोप्सी की मदद से, और फिर उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। बायोप्सी से हमें बहुत कुछ पता पड़ता है कि वो हार्मोन रिसेप्टर को सेंसिटिव है डिसीज़ या नहीं है, या वो एक HER2 जीन बोलते हैं उसको वो एम्प्लीफाइड है क्या, क्योंकि उसके लिए अलग टारगेटेड थेरेपी आती है, या वो इनमें से कोई भी रिसेप्टर पॉजिटिव नहीं है, मतलब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है। तो हर कैंसर हर स्टेज अलग है और उसका इलाज भी डिफरेंट है। कीमो के आजकल जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ज़्यादा बता पाएंगे, बट मैं आपको एक बेसिक ये बता सकती हूँ कि कीमोथेरेपी में भी पहले से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आए हैं, नए दवाइयाँ आ गई हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर के कंट्रोल के रिजल्ट्स पहले से आज काफ़ी सुधर गए हैं। टारगेटेड थेरेपीज़ है, एंडोक्राइन थेरेपीज़ है। तो ट्रीटमेंट को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है लोकल ट्रीटमेंट और एक होता है सिस्टमिक, जो शरीर में कहीं और सेल रन करता है। तो अब चूंकि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेडिएशन में आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। पहले के ज़माने में एक सिंपल 2D रेडिएशन दिया जाता था, जो 25 रेडिएशन, यूजुअली 25 से 30 रेडिएशन हम देते थे। तो इसमें पेशेंट को काफ़ी टाइम भी जाता था और वो हॉस्पिटल में आने जाने के विजिट्स और एक तकलीफ जो होती है वो भी एक अलग। आज के ज़माने में नई टेक्निक्स भी हैं और जो ट्रीटमेंट टाइम है, इतने स्टडीज़ ने हमें ये अब बता दिया है कि वही 25 फ्रैक्शन वाला जो रेडिएशन है, आज अगर आप 15 फ्रैक्शन भी देंगे तो उसके रिजल्ट्स सेम हैं। और ट्रीटमेंट टाइम भी हम कम करते हैं, और मतलब आजकल तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम वो सेम ट्रीटमेंट 5 फ्रैक्शंस में भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसको हम फास्ट फॉरवर्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं। और मगर वो सिलेक्टेड पेशेंट्स में होता है, जो गुड पेशेंट्स होते हैं, जिसमें छोटी गांठ हो या 70 के ऊपर उम्र हो और रिसेप्टर पॉजिटिविटी हो। मतलब ऐसे कुछ जो सिलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें 1-1.5 महीना रुकाने की ज़रूरत नहीं है, हम उनका ही ट्रीटमेंट वैसे करते हैं। आजकल एक और नई चीज़ ये है कि जो हार्ट को बचाने वाला जो रेडिएशन है, जैसे आपको पता है कि जो ब्रेस्ट का जो पोजीशन होता है उसके इमीडिएटली पीछे लंग्स और हार्ट रहता है। राइट साइड में तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर लेफ्ट साइड में डेफिनेटली कार्डियक स्पेयरिंग रेडिएशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। डैमेज इतना नहीं होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि डैमेज होता है, लेकिन हार्ट को कोई भी डोज छोटे से छोटा क्यों ना हो, अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे न्यूनतम टेक्निक्स आ गए हैं, जैसे कि ब्रेथ होल्ड टेक्निक हम कहते हैं। हम पेशेंट को सांस भरकर ऐसे रखने के लिए बोलते हैं, और मशीन तभी ऑन होती है जब वो एक पर्टिकुलर लेवल पर छाती फूली हुई रहे हवा से। जैसे ही पेशेंट ने सांस छोड़ी, मशीन ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाती है। तो ये ब्यूटी है आज के एडवांस्ड और हाई प्रिसीजन टेक्निक्स का, कि हम इतने वंडरफुली हार्ट को स्पेयर कर सकते हैं। सांस भरने से लंग्स फूल जाते हैं और हार्ट पीछे हो जाता है, तो हार्ट को जो रेडिएशन जाने का चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है। हाँ जी। तो ये सारा जो तकनीकी एडवांसमेंट है,
जो पेशेंट्स के मन में पहले बहुत शंकाएं रहा करती थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है इसका। इसमें तीनों मोडालिटीज़ का इक्वल रोल है, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी या सिस्टमिक थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। तो हर किसी का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। किसी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ऐसा रहता है कि अगर आपने पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया तो आप रेडिएशन अवॉइड कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा आजकल मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स ये चाहती हैं कि उनका ब्रेस्ट अगर कंजर्व हो सकता हो तो करना चाहिए, तो इसीलिए फिर रेडिएशन भी हम साथ में पेशेंट को ऑफर करते हैं। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग की बात करते हैं हम, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ और किसने करना चाहिए और कौन से स्टेज पर करना चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए? हाँ जी, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं तो वह क्यूरेबल होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अगर किसी महिला को शुरुआती स्टेज में अगर हम कुछ चेंजेस पकड़ ले या गांठ आ रही हो जो वो नहीं पता कर पाई, तो उस हिस्से हम उसका जो बीमारी है अर्ली स्टेज में पकड़ें और उससे हम एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यानी निदान हो ऐसा ट्रीटमेंट हम ऑफर कर पाएँ जिससे उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ थोड़ी बेटर हो। स्क्रीनिंग में मेनली यही आता है कि 3 तरीके होते हैं स्क्रीनिंग के। एक तो हम लेडीज़ को बताएं कि वो खुद अपना ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन कर सकती है, वो आता है ब्रेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रूरल एरियाज में दे कांट अफोर्ड। यस तो स्क्रीनिंग में यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों को हम ये कैसे बताएं कि वो अपनी ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करें, अगर कुछ एबनॉर्मल लगे तो वो कैसे हमारे पास आए। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में ये होता है कि हम लेडीज़ को सिखाते हैं कि वो अपना ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन कर सकती हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक तरीक़ों से उन्हें हम बताते हैं। महीने में एक बार तो हर महिला अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करके देख ही सकती है। तो जिनमें नॉर्मल महिलाओं में यूजुअली हम कहते हैं कि आप अगर 40 के ऊपर हैं तो आप एटलीस्ट महीने में एक बार खुद अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करिए और 3 महीने में एक बार आप डॉक्टर के पास आके एक चेकअप करा सकते हैं, या एटलीस्ट जब आप ईयरली चेकअप्स कराते हैं तब आप अपना एक मैमोग्राम या सोनोग्राफी की जांच अगर जो आपको डॉक्टर एडवाइस करे उससे भी आप ये पता लगा सकते हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, अगर आप कोई महिला है वो नहा रही है तो उसे हम कहते हैं कि आप अपना हाथ ऐसे ऊपर रखें और अपनी हथेली से अपनी फिंगर से जो स्ट्रेट रख के जो पल्प होता है फिंगर्स का, यहाँ से आप अपने ब्रेस्ट के टिश्यू को ऐसे पैल्पेट करके देखिए। आपको अगर कहीं गांठ फील हो रही हो या कुछ एबनॉर्मल फील हो रहा हो तो ब्रेस्ट में या अंडर आर्म्स में बगल में कहीं पे भी, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। ये हुई एक तरीका। दूसरा जो है इसमें ये होता है कि अगर कोई महिला है उसने अगर हाथ ऐसे बाजू में रखे और मिरर में देखे या हाथ ऐसे ऊपर करके अगर वो मिरर में देखती है और दोनों ब्रेस्ट की जो एनाटॉमी या सिमेट्री है उसमें अगर उससे कुछ बदलाव लग रहा है कि एक ब्रेस्ट छोटा दिख रहा है या निप्पल अंदर कहीं धंसा हुआ दिख रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो बिल्कुल उसे डॉक्टर को परामर्श करना चाहिए। मतलब सिम्टम कह सकते हैं इसको? हाँ, सिम्टम है। हाँ, लक्षणों में यही आता है, गांठ हो गया, आपके ब्रेस्ट में या बगल में कोई गांठ हो सकती है, आपकी चमड़ी में ऐसा त्वचा में टाइटनेस आ सकता है, रेडनेस आ सकता है, डिम्पलिंग बोलते हैं, पकरिंग जो होती है स्किन की अंदर खिंच जाती है, निप्पल अंदर धंस जाता है, खून का या खून जैसे पदार्थ का निप्पल से डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये ब्रेस्ट कैंसर के इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं। तो अगर ये लक्षण लोगों को पता हो तो डेफिनेटली वो अपना एग्जामिनेशन करते वक्त खुद भी कई बार ये चीज़ समझ जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, जो आपके घर के पास में जो एक रेगुलर आपके फिजिशियन हैं या डॉक्टर हैं, आप उनसे भी अपना एक चेकअप करवा सकते हैं। यूजुअली इन्वेस्टिगेशंस हम 40 साल की महिला के ऊपर 40 साल के ऊपर जो महिलाएं होती हैं हम उनको एडवाइस करते हैं। पहले ये जो था 50 साल की उम्र
के ऊपर जो होती है महिलाएं, उनको हम इन्वेस्टिगेशंस के तौर पे मैमोग्राम वगैरह एडवाइस करते थे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में यंग वुमेन में ये इंसिडेंस ज़्यादा है। इंडिया में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक डेकेड पहले ये बीमारी पाई जाती है, एक डेकेड। तो आप सोचिए कि अगर वेस्ट में 55-60 की उम्र में ज़्यादा पाया जाता है तो इंडिया में वो 45-50। हाँ, तो इसीलिए ये अभी रीसेंट गाइडलाइंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि इवन 40 के ऊपर की महिलाओं को भी हम आजकल एडवाइस करते हैं सोनोमैमो या मैमोग्राम की। तो यूजुअली जो यंग फीमेल्स होती हैं उनको हम सोनोमैमो या यूएसजी एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनका जो स्तन का जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है थोड़ा सा डेंस होता है। और जो 50 के ऊपर वाली महिलाएं होती हैं उनको हम मैमोग्राम एडवाइस करते हैं। तो लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं रहती है कि मैमोग्राम तो बहुत पेनफुल होता है या कुछ तकलीफ़ होती है, तो ऐसा नहीं है। और उसमें रेडिएशन एक्सपोजर है, बहुत सारे उनके मन में एक रहता है। तो इसीलिए हमने ये बताया है कि आपको रोज़ रोज़ ये नहीं कराना है। पहली बात, आपको साल 2 साल में एक बार कराना है। और मैमोग्राम आप जब करा रहे हैं, आप पीरियड्स के 4-5वें दिन के बाद में उस समय कराएंगे तो आपको कम पेन होगा। पीरियड्स के आगे पीछे में कराएंगे तो डेफिनेटली उस वक्त नॉर्मल फीमेल्स को भी पेन होता है। तो मैमोग्राम कराने का सही समय अगर आप चुन लें तो उसमें आपको तकलीफें कम होंगी। अ वीक बिफोर और वीक आफ्टर मेंसेस के 1 हफ्ते बाद। जी जी। ये डिजीज का आउटकम क्या होता है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैंने सोचा कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछ लूँ। हाँ, डिजीज का आउटकम क्या होता है इंडिया में? इंडिया में आउटकम्स वही है जैसे कि मैंने बताया, मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स थोड़े एडवांस स्टेजेस में आती हैं। तो जो आउटकम है अर्ली स्टेजेस में तो ये आज की डेट में क्योरेबल है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में आजकल क्योर रेट्स 80 to 90% रहते हैं। कंट्रोल रेट जो होते हैं वो 80 to 90% है। बट अगर वो एडवांस स्टेज में आते हैं तो वो 30 to 40% हो जाता है। जी, क्या मैसेज देना चाहोगे मैडम आप आज की महिलाओं को? मैं मेन मैसेज यही दूंगी कि कैंसर से अनभिज्ञता ही सबसे बड़ी समस्या है और जागरूकता बढ़ाना ही उसका प्रमुख इलाज है। कैंसर को हराना है, हारना नहीं, और सभी को समझाना है, घबराना नहीं। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। आपने बहुत अच्छा लाइन बोला, हराना है, हारना नहीं। हाँ जी। With that we end this talk show. Thank you very much for coming. It was a pleasure. Thank you.